हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हम। तो आज हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, हमने वेव नेचर ऑफ लाइट देख लिया, लाइट के वेव नेचर को देख लिया। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को जब हम देख रहे हैं तो उसमें दो तीन चीजें देखी हमने। ठीक है, हमने वेवलेंथ देखा, वेव नंबर देखा, उससे रिलेटेड फॉर्मूले भी देखे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे जब भी आज हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पार्टिकल नेचर कैसा था। पार्टिकल नेचर को बताने के लिए जो है एक थियरी आई थी, वो थियरी थी क्वांटम थियरी। ठीक है, एक्चुअली ये फिजिक्स में भी अब इसकी बात करते हैं और केमिस्ट्री में इसकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये बताना होता है कि जो लाइट है उसकी क्या है, नेचर डुअल होती है। एक क्या होती है कि पार्टिकल नेचर होती है, एक क्या होती है, वेव नेचर होती है। वेव नेचर देख चुके हैं, पार्टिकल नेचर को देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा नेचर देख रहे हैं हम? पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। ठीक, उसमें भी हम क्या चीज देख रहे हैं? हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को देख रहे हैं। ठीक है, क्या दिख रहे हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? प्लांक ने दी थी। प्लांक कौन थे? मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या दी थी? ये प्लांक क्वांटम थ्योरी दी थी। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी, पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको आराम से समझेंगे। ठीक है, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी इज एनी सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस 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 दैट इमिट दैट इमिट that emit or absorb जो emit करे या absorb करे लाइट को डिसकंटिन्यूसली, लाइट डिसकंटिन्यूसली। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कह रहा है। सब्सटेंस दैट इमिट और एब्जॉर्ब लाइट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल। समझते हैं इस बात को ना? ये बोलना ये चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस है, कोई सा भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो एनर्जी को या तो इमिट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। इमिट करना मतलब खुद से बाहर निकालना, या एब्जॉर्ब करना मतलब खुद में जो है उसको एनर्जी को ले लेना। ठीक है, तो इमिट बाहर निकालना, एब्जॉर्ब अंदर लेना। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस हो क्या कर रहा है? एनर्जी को इमिट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो भी किसका? लाइट का। डिसकंटिन्यूअसली मैं आपको एक मतलब बताता हूं, रफ डायग्राम से समझते हैं। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट या बंडल, लेट सपोज ये पैकेट या बंडल के फॉर्म में की एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी है किसी सब्सटेंस, ये मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है। ठीक है, कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, आपके समझने के लिए है। ठीक है, लेट्स सी, मानते हैं ये कोई सब्सटेंस है, इससे कोई रे टकराएगी। ठीक है, रे आके क्या करेगी? टकराएगी। ये जो रे टकराएगी, टकरा रही है मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को। ये रे एक लाइट ही है, आके किसी सब्सटेंस से टकरा रही है, मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि ये जो है रे एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर इस रे को देखेंगे तो ये, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें थोड़ा सा, ये रे कैसे दिखाई दी? ये छोटे 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 बंडल या पैकेट के फॉर्म में आती हुई दिखाई देगी ना, ऐसे 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 ऐसे। ये तो हो गया एब्जॉर्ब। इमिट, जब सब्सटेंस कोई लाइट को, कोई रे को इमिट करे, ये भी एक रे है। ठीक है, अब ये तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, और ये इमिट हो रहा है।
एक हो रहा है एब्जॉर्ब, एक हो रहा है इमिट, ठीक है, समझ रहे हो। ये भी क्या है, जैसे ये भी किस फॉर्म में निकलेगा, पैकेट की फॉर्म, पैकेट, छोटा छोटा बंडल हो या पैकेट, ठीक, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोलना चाहता है, ठीक है, समझ गए। तो समझने वाली बात है, कोई सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, किस फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है, पैकेट या बंडल के फॉर्म में, उसे क्या बोल रहे हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये समझने के लिए था, ठीक है। आगे देखते हैं, अ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। और उसी जो छोटा छोटा पैकेट था ना, अभी जो मैंने छोटा छोटा पैकेट बनाया था, उसी को क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे। तो लिखते हैं, लिखेंगे अ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। अ पैकेट ऑफ एनर्जी, अ पैकेट, अ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, कॉल्ड फोटोन, फोटोन क्या होगा, उसी को क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे, ठीक है। तो अ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। तो दो बातें समझ में आई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सब्सटेंस दैट इमिट और एब्जॉर्ब लाइट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल। किसी पैकेट के फॉर्म में या बंडल के फॉर्म में लाइट को इमिट करना या एब्जॉर्ब करना, ये क्या होती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और उसी छोटे छोटे पैकेट और बंडल को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स जो थे, अभी जो मैंने दिखाया था, ये ऐसे, ये छोटे 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 पैकेट्स, अब देखो इनको जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, ये एक रे बनता हो, रे बनेगा, मतलब उस रे को अगर देखें अच्छे से ढंग से, ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उसको क्या बोल रहे हैं, ये एनर्जी के पैकेट्स हैं। कैसे हैं, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स क्या है, एनर्जी पैकेट, इसमें क्या भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है, ठीक है। तो एनर्जी पैकेट से इसी को क्या बोल रहे हैं हम, फोटोन बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, द एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो क्वांटम रेडिएशन की एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेव नंबर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, सॉरी सॉरी, वेव नंबर के, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू बार तो वो क्या होता है, वेव नंबर, किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले इस बात को लिखते हैं, ठीक है, कि द एनर्जी ऑफ प्लैंक क्वांटम, ठीक है, द एनर्जी ऑफ प्लैंक क्वांटम रेडिएशन, द एनर्जी, द एनर्जी ऑफ प्लैंक क्वांटम, प्लैंक क्वांटम radiation, the energy of Planck quantum radiation is directly proportional to, is directly proportional, is directly proportional to, is directly proportional to frequency, frequency, it means, देखते हैं, एनर्जी ऑफ प्लैंक क्वांटम रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम रेडिएशन की एनर्जी ई से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू, इसको तो जानते होंगे, पिछली क्लास में इसके पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे h आ जाएगा, h इज अ कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा, h न्यू, h को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की जो है वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.625 इंटू 10⁻34, कितनी होती है, 6.625 इंटू 10⁻34, ठीक है, ये कितना होता है, 34 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। और एक वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग, -27 अर्ग, ठीक है, अर्ग पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट, हम कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिस, अब यहाँ पे जो हमने लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम पढ़ते हो 12th में, जब जाओगे पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2
क्या पढ़ोगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, के भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। तो h क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो है याद रखना, एक ऊपर वाली जो है ये MKS में है और ये CGS में है, ठीक है, CGS में, समझ गए, MKS और CGS। अब देखो यहां से E इज प्रोपोर्शनल टू H न्यू, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जिसको मैक्सिममली हम यूज करते हैं। या तो तुम ऐसे कर लो कि हम जानते हैं न्यू इक्वल टू, हमें ये पता है, ठीक है, हम इसकी पिछली क्लास में देख चुके हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा होता है, ठीक है, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो रख दो सीधा न्यू की जगह पे क्या रख दो, पुट करो इसको, ई इक्वल टू एच, न्यू की जगह पे क्या रख दिया हमने, C बाई लेमडा। तो क्या बन गया हमारा, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा एक फॉर्मूला, देख लो ध्यान से। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। क्या था कि हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी को देखते हैं, जो हमें ये बताती है कि जो रेडिएशन है वो वेव नेचर होने के साथ साथ क्या है, पार्टिकल भी है। तो कोई भी सब्सटेंस हो दैट इमिट, जो इमिट कर सकता हो लाइट को, या ऑब्जर्व कर सकता हो, ठीक है, लाइट को डिसकंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूअस नहीं। देखो छोटे छोटे मैंने जो पैकेट बनाए थे, क्या मैंने ऐसे बनाए थे क्या, एकदम कंटिन्यू बनाए थे क्या, ऐसे एकदम कंटिन्यू नहीं, डिसकंटिन्यूअस में थे। कैसे, ये थे ऐसे छोटे छोटे पैकेट, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में थे, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में थे। इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल, पैकेट और बंडल, उसी पैकेट और बंडल को क्या बोलते थे हम, फोटोन, क्योंकि उसमें एनर्जी होता था, तो पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, ठीक है। तीसरी बात ये कि द एनर्जी ऑफ प्लैंक क्वांटम रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम रेडिएशन की जो एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो E इक्वल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, ठीक है। तो अगर हम कोई जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या रखेंगे, H एक कांस्टेंट रखेंगे, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। और E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, हम क्योंकि जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी C बाई लेमडा होती है, इससे पहले हम पढ़ चुके, ठीक है। तो इतनी बात तुम, अगर तुम्हें समझ में आई हो तो तुम नोट करो, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं और आज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को देख लेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को देखेंगे, ठीक है। नोट करो जरा, मैं साइड हूं, नोट कर लो, पॉज करो, पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, व्हाई डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हम डी ब्रॉगली के इसको एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं या हाइपोथेसिस क्यों बोल रहे हैं। देखो एक्सपेरिमेंट में और हाइपोथेसिस में और डिस्कवरी में फर्क है, ठीक है। डिस्कवरी किसी चीज की खोज कर देना, एक्सपेरिमेंट उस चीज को प्रैक्टिकली देखना, और हाइपोथेसिस क्या होता है पता है, हाइपोथेसिस मतलब मन में चल रही हो कोई चीज, कोई थॉट चल रही हो, उसी को बताना, इट्स अ हाइपोथेसिस, मतलब आपके मन में कोई थॉट चल रहा हो उसको बताना, वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। पर इनकी हाइपोथेसिस जो थी डी ब्रॉगली की, वो हाइपोथेसिस मतलब ऐसे ही नहीं आई थी, वो कई चीजों को मिला के आई थी ना, उन्होंने कई रिजल्ट्स को देखे तब उनके दिमाग में एक हाइपोथेसिस आई, ठीक है। आई होप तुमने ये नोट कर लिया होगा, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली जो थे एज ए मीडिएटर काम किया था इन्होंने ना। दुनिया में दो तरह की लड़ाइयां चल रही थी, एक लड़ाई ये चल रही थी कि लाइट इज अ पार्टिकल, और एक लड़ाई चल रही थी कि लाइट इज अ वेव, ठीक है। दो लड़ाइयां चल रही थी और कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि लाइट पार्टिकल नहीं है, तो कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था कि लाइट वेव नहीं है। दोनों बातें प्रूफ हो रही थी, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो दो दो साइड के लोग होते, एक साइड के लोग पार्टिकल नेचर को मानते थे, एक साइड के लोग वेव नेचर को। इसमें मीडिएटर का काम किसने किया, डी ब्रॉगली ने। देखते हैं डी ब्रॉगली के बारे में ना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, ठीक है, हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ये थी, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, झगड़ा माफ करो अपना, ठीक है, ना तुम्हारा पार्टिकल नेचर ना तुम्हारा वेव नेचर, वो डुअल नेचर बोल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइट होती है ना, लाइट वो क्या होती है, डुअल नेचर वो होती है। फिर उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, किसकी लड़ाई किस बात के लिए हुई, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने लाइट को भी बोला, पर उन्होंने मेनली क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है हम उसको क्या बोलेंगे, इसको वेव नेचर का भी बोलेंगे, वेव नेचर का भी, और पार्टिकल नेचर। यही लड़ाइयां चल रही थी, पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, बोला कि कोई बात नहीं, अब इसको हम क्या बोलेंगे, डुअल नेचर। इसको क्या बोलेंगे, डुअल नेचर बोलेंगे, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट जो वेव नेचर को मानते थे, कुछ साइंटिस्ट पार्टिकल नेचर को मानते थे, बट डी ब्रोगली जब आए तो उन्होंने क्या बोला कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, दोनों के जब बातें सही है, दोनों का जब प्रूफ सही है, तो उसको हम डुअल नेचर बोलते, क्योंकि दो नेचर रख रही है लाइट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब लिखते हैं, ठीक है, समझ गया ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को मिलाकर उन्होंने क्या बोल दिया, डुअल नेचर। तो दो नेचर दिख रहे हैं ना, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। लिख लेते हैं, वी यूज वेव नेचर और एनर्जी, वी यूज वेव नेचर, वी यूज वेव नेचर, वी यूज वेव नेचर और एनर्जी, वेव नेचर और एनर्जी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, इन माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, देखो ठीक है, यहां तक तो बातें सही थी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, पर एक स्टेटमेंट देखो, हम यूज करते हैं वेव नेचर और एनर्जी इन माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, ठीक है। हम वेव नेचर को हो या पार्टिकल नेचर हो, ठीक है, कैसे यूज करते हैं हम, इस देखो, इस उनके कहने का ये मतलब था कि डुअल नेचर तो हो गया, ठीक है, एक पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर को फिर भी हम समझ सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, बट वेव नेचर को कैसे समझे, वेव नेचर को समझने के लिए हमने वेवलेंथ का को देखा था, वेव नंबर को देखा था, पर वेव समझो तो वेव को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम, मूविंग पार्टिकल, कोई मूविंग पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तब उसको हम वेव नेचर समझ सकते हैं, ठीक है, और हम ऐसे नहीं समझ सकते। वेव तुमको दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता ना, वेव तुम्हारी आंखों से तो दिखता नहीं है ना, या तो तुम्हारे अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम वेव को जो है वो कर सको, डिटेक्ट कर सको तुम्हारी बॉडी, तो क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही देखोगे, ठीक है। तो वी यूज वेव नेचर, हम वेव नेचर का, इस नेचर का यूज कब करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, किस लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। तो अब देखो, तुम बोलोगे कि सर आपने बताया कि लाइट, ठीक है, लाइट के पार्टिकल नेचर और लाइट का जो है क्या, वेव नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर आपने क्यों लिखा ना, सवाल मन में उठ रहा होगा कि सर लाइट का जो है वेव नेचर और लाइट का पार्टिकल नेचर तक तो ठीक था, अब इलेक्ट्रॉन का क्यों आपने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो है पार्टिकल नेचर और इलेक्ट्रॉन का जो है वेव नेचर, वाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, जिसके मन में क्वेश्चन नहीं उठा उसके मन में उठना चाहिए, तो चलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते, पहले इलेक्ट्रॉन को लेट सपोज कि हम क्या मान दे, पार्टिकल मान दे, क्या मान दे, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान दे, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं तो इसका मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, इतना होगा। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितने मीटर पर सेकेंड, 2.18 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड देखो, ठीक है,
मास के हिसाब से हम पार्टिकल बोल सकते हैं, बट इसकी स्पीड देखो, अगर इतने मास का कोई पार्टिकल है, इतने स्पीड से जा रहा है, सपोज करो, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग करो, इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना है, कितना 9.1 टू 10 kg ना, इतने मास का कोई इलेक्ट्रॉन है, स्पीड कितनी है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इतने की स्पीड से जा रहे हैं, क्या वो वेव के फॉर्म में दिखाई देगा? वेव के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ मास है, बट इसी मास के साथ अगर स्पीड आ जाए, इसी मास के साथ अगर स्पीड आ जाए, तो इसको हम वेव नेचर बोल सकते हैं क्या? वेव नेचर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विल बी वेव। कैसे? कैसे? सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है। कैसे? क्योंकि उसके पास कुछ मास है, ठीक है, बोल सकते हैं। बट इसी मास के साथ अगर तुम्हें उसकी स्पीड मिल जाए ना, उसी मास को स्पीड दे दो, ठीक है, तो अब वो कितने, सोचो इसकी स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकेंड इतने मीटर जा रहा है, ठीक है, कुछ मतलब इसका स्पीड बहुत है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक वेव के फॉर्म में जाता हुआ दिखाएगा इसी मास को। लेट सपोज कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना है 9.1 है, और उसको कितने की स्पीड दे दी जा रही है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो कैसा वो कैसा अपीयर होगा, वेव की तरह दिखेगा, तो हम इसको वेव बोल सकते हैं। कोई भी मास अगर स्पीड जो है, इलेक्ट्रॉन का मास स्पीड एक्वायर कर रहा है, तो वो वेव बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, ठीक है। चलो, तो हमने इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, वेव नेचर का भी बोला और पार्टिकल नेचर का भी बोला, जिससे हम क्या बोल दिया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोल दिया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दिस हाइपोथेसिस प्रूव्ड, ठीक है, इस हाइपोथेसिस को प्रूव किसने किया, एंड दिस हाइपोथेसिस लिखो, एंड दिस हाइपोथेसिस, एंड दिस हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर कौन थे पता है? इन्हीं के क्या थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे। डेविसन और जर्मन किसके स्टूडेंट थे? डी ब्रॉगली साहब के, ठीक है। डी ब्रॉगली साहब एक अच्छे खासे प्रोफेसर भी थे, जहां तक इनकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो इनके स्टूडेंट कौन थे? डेविसन और जर्मन, जर्मन नहीं, डेविसन और जर्मर, ठीक है, बाय डेविसन, DEVISDEVISSION, डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर। अब इन्होंने जो है इस बात को प्रूफ तो किया था, कैसे प्रूफ किया था पता है? चलो इसको भी लिख लो, कैसे प्रूफ किया था, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कराया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कराया, तो इन्होंने जब डिफ्रैक्शन कराया तो ये कैसा दिखा इनको, वेव जैसा दिखा। कैसा दिखा? वेव जैसा दिखा, ठीक है, समझ गए। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी कि हम इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर और पार्टिकल नेचर बोल रहे हैं, तो इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, इसको डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, हम वेव नेचर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के वेव पर किसी पार्टिकल को वेव नेचर बोलेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर का तो होता है, पर उसे हम क्या वेव नेचर का कब बोल सकते हैं, जब वो एक स्पीड एक्वायर कर ले। और इस हाइपोथेसिस को किसने मतलब प्रूफ किया था? उनके साइंटिस्ट, मतलब उनके स्टूडेंट थे, दो साइंटिस्ट, डेविसन और जर्मन, जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन किया था, और उन्होंने क्या बताया था कि ये वेव नेचर का है, ठीक है। तो ऑल मूविंग पार्टिकल हैज डुअल नेचर। एक और लाइन लिखो, ऑल मूविंग पार्टिकल, जितनी भी मूविंग पार्टिकल है, हैव वेव नेचर, हैव डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर। जितने भी मूविंग पार्टिकल है सब क्या है, सब क्या है, डुअल नेचर है। जितने भी मूविंग पार्टिकल डुअल नेचर कैसे हुए? इसलिए हुए क्योंकि मूविंग पार्टिकल है, तो पार्टिकल तो पहले हम बता दे रहे हैं कि जो पार्टिकल नेचर का है। वेव नेचर कैसे है? क्योंकि मूव कर रहा है, कुछ स्पीड होगा उसका, तो वेव नेचर का, ठीक है। तो समझ गए, इतनी बात बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। और एक चीज और चाहो तो नोट कर लो, जैसा कि हमें पता है कि उन्होंने क्या बताया कि
पार्टिकल नेचर, ठीक है। जब डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ मास होगा और कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। पार्टिकल का मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, इतना ये नीचे वाला लिख लो, तो लिख लो। एक और चीज बतानी है, उसको बता के फिर खत्म करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखते हैं, उन्होंने क्या बताया, इफ, अगर इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कंसीडर करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कंसीडर कैसे करते हैं, पार्टिकल, तो क्या होगा कि इसमें कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर इफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेव कंसीडर कर रहे हैं, वेव कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका वेवलेंथ कुछ होगा, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो इन दोनों को अब हम क्या बोल रहे हैं, इनके हाइपोथेसिस के मतलब हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि डुअल नेचर का है। तो दोनों को मिला के देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, एच बाई एम भी, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या पढ़ा था, लेमडा इक्वल टू एच सी बाई, मतलब ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, पर लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी, ठीक है। ये किससे आया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आया। इस बात को पूरा का पूरा नोट कर लो। तो आई होप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा। डी ब्रोगली सोचो हाइपोथेसिस की बेसिस पे उन्होंने दो कॉन्फ्लिक्ट को जो है समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी थी। इससे में ये पता चलता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो भी पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया डुअल नेचर ऑफ, ठीक है, रेडिएशन के बारे में, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पता चल गया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो ठीक है अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।